Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में आपके 10th क्लास के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को स्टडी किया, जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि गोवा का पाव बेचने वाला. और आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोर्ग. कोर्ग कहें या फिर कोडागु कहें, यह आपके कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है जो कि सदाबहार वृक्ष वनों से भरा हुआ है. यहाँ पर पूरी तरीके से हरियाली है और नेचर का पूरा आशीर्वाद है. तो आइए इस चैप्टर के बारे में लेखक जो कि लोकेश एब्रोल है वो हमें क्या बताते हैं. जो ये इलाका है ये पूरी तरीके से देहाती है और यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन और मसालों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है. तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इस इलाके के बारे में. सो स्टूडेंट्स, आपके सामने इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जिसका नाम है कुर्ग. तो इसमें एक लाइन आपके सामने लिखी हुई है जो कि कहती है कि कुर्ग इज अ कॉफ़ी कंट्री. कुर्ग एक कॉफ़ी का इलाका, यानी कि जहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए उसको यहाँ पर कॉफ़ी कंट्री के नाम से लिखा हुआ है. फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, जो कि अपने वर्षा वन और अपने मसाले के लिए बहुत फेमस है. तो इस चैप्टर की शुरुआत में लेखक लिखते हैं कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यानी कि मिडवे होता है बीच रास्ता. कौन सा बीच रास्ता? जो कि मैसूर और मैंगलोर के जो तटीय कस्बे हैं, यानी कि जो मैंगलोर के जो तट पर स्थित जो कस्बे हैं उन रास्तों के बीच सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक भाग स्थित है. यहाँ पर वैसे तो सिट्स का मतलब होता है बैठना, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पर सिट्स का मतलब होगा स्थित है. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from kingdom of God. मानो ऐसा लग रहा है जो कि भगवान के स्वर्ग से ये हवा में उड़ करके यहाँ पर आकर के स्थित हो गया हो. यहाँ पर ड्रिफ्टेड फ्रॉम का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है कि बीन कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर, यानी कि हवा के साथ आराम से धीरे से उड़ करके आ जाना. आगे इसमें लिखा है कि दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यानी कि जो एक क्षेत्र है यह गोला आकार की पहाड़ियों से भरा हुआ है. इस इनहेबिटेड, जो कि निवास किया जाता है, यानी कि इस क्षेत्र में जहाँ पर ये गोला आकार की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर निवास किया जाता है, यानी कि वहाँ पर लोग रहते हैं. कौन से लोग रहते हैं? बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, यानी कि एक गर्वील जाति, यानी कि वह प्रजाति जिस पर खुद पर बहुत नाज है, वे लोग रहते हैं. बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, यानी कि जो लड़ाकू व्यक्ति हैं वे लोग रहते हैं. और साथ में ब्यूटीफुल वुमन और सुंदर महिलाएं भी रहती है. एंड वाइल्ड क्रिएचर, और जंगली जानवर भी रहते हैं. यानी कि लेखक हमें कुर्ग के बारे में बताना चाहते हैं कि कुर्ग मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक स्थित बहुत ही सुंदर प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला स्थान है. ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो भगवान के स्वर्ग से उड़ करके हवा के साथ यहाँ पर आकर के बस गया हो. और साथ साथ वो ये भी बताना चाहते हैं कि जो ये एरिया है, जो एक क्षेत्र है, यह गोलाकार पहाड़ियों से भरा हुआ है, जो कि बहुत ही गर्वील जो जाति है पुरुषों की और सुंदर महिलाओं की, और साथ साथ जो जंगली जानवर है उन सभी के द्वारा यहाँ पर निवास किया जाता है, यानी कि वे सभी यहाँ पर रहते हैं. आगे इसमें लिखा है कि कुर्ग और कोडागु, इसको हम कुर्ग भी कह सकते हैं और साथ साथ इसको कोडागु भी कह सकते हैं. यह एरिया कोडागु के नाम से भी फेमस है. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो कि कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है, इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो कि एक घर है सदाबहार वृक्षावनों का, स्पाइसेस मसालों का, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और वे सभी पेड़ पौधे जिनसे कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है. यानी कि जो ये कोडगु है, यानी कि जो कुर्ग है, ये कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है जो कि सदाबहार वृक्षावनों से भरा हुआ है, जहाँ पर मसाले और कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सदाबहार वृक्षावनों ने इस जिले के लगभग 30% हिस्से को अपने हिस्से में लिया हुआ है, यानी कि 30% हिस्से पर वे फैले हुए हैं. ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के दौरान, यानी कि जब वर्षा का जो मौसम होता है उस मानसून के दौरान, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि यहाँ पर जो आने वाले जो विजिटर्स हैं वो इससे दूर रहते हैं. आगे इसमें लिखा है कि द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और यहाँ पर जो आनंद वाला जो मौसम है, यानी कि जहाँ पर लोग आ करके अपना आनंद लेते हैं, घूमने फिरने के लिए जो आते हैं, वह शुरू होता है. यहाँ पर कमेंस का मतलब है शुरू होता है,
वो कब से कब तक शुरू होता है? वह शुरू होता है फ्रॉम सितंबर, यानी कि सितंबर से वो शुरू होता है एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, और वो मार्च तक लगातार बने रहता है। यानी कि यहाँ पर जो आनंदमय जो समय है, आनंदमय जो मौसम है, वह सितंबर से लेकर के मार्च के अंत तक चलता है। आगे इसमें लिखा है कि द वेदर इज़ परफेक्ट, मौसम बहुत अच्छा है, विद सम शॉवर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, यानी कि यहाँ पर कुछ कुछ स्थानों पर बहुत अच्छी बारिश होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा होता है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविग्रेटिंग कॉफ़ी, यानी कि जो यहाँ की हवा है उसमें कॉफ़ी की खुशबू है, जो कि एक प्राणवायु के समान काम करती है। कॉफ़ी एस्टेट, यानी कि कॉफ़ी की वह भू संपदा जहाँ पर कॉफ़ी उगाई जाती है, वह क्षेत्र। एंड कॉलोनियल बंगलो, यानी कि जो वहाँ पर जो कॉलोनी के जो बंगलो हैं। स्टैंड स्टक, यानी कि वे सिकुड़े खड़े हुए रहते हैं अंडर ट्रीज कैनोपी इन प्राइम कॉर्नर, यानी कि जो वहाँ के जो मुख्य कॉर्नर, यानी कि जो मुख्य स्थान है जो कि कॉफ़ी की संपदा है, यानी कि जहाँ पर कॉफ़ी उगाई जाती है, और वहाँ के जो कॉलोनी के जो बंगलो हैं वो अपने आप को सिकुड़े खड़े हुए रखते हैं। अंडर ट्रीज कैनोपी इन प्राइम लोकेशन, यानी कि उनको देख करके ऐसा महसूस होता है कि मानो कि वो वृक्षारोपी सामने के नीचे सिमटे खड़े हों, यानी कि वो जो सारे क्षेत्र हैं वह पेड़ों ने ऊपर से एक छत के रूप में ढका हुआ है, उसको कवर किया हुआ है। आगे इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर कैनोपी का मतलब है रूफ लाइक, यानी कि एक छत की तरह कवर किए हुए, दैट फॉर्म शेल्टर, जो कि एक सामयाने के रूप में हो। आगे इसमें लिखा है कि द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली फ्रॉम ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, यानी कुर्ग के उग्र और आज़ाद लोग। यहाँ पर फियर्सली का मतलब उग्र, यानी कि जो गुस्से में रहने वाले जो लोग हैं। इंडिपेंडेंट पीपल और आज़ाद जो लोग हैं। आर पॉसिबली, शायद हो सकता है, ऑफ ग्रीक, वे शायद ग्रीक के हों या फिर अरबी के वंशज हों, यानी कि उनको देख करके ऐसा लगता है कि शायद वे ग्रीक और अरबी के वंशज हो सकते हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि वहाँ पर एक कहानी प्रचलित है। वो कहानी क्या है कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, यानी कि सिकंदर की सेना का एक हिस्सा, मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, यानी कि तट के सारे सारे वो आ गया, एंड सेटल्ड हेयर, और वो यहीं बस गया, व्हेन द रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, यानी कि जब वापस जाना व्यवहारिक नहीं रहा, यानी कि उसको वापस जाने में तकलीफ हुई तो वो यहीं बस गया। आगे इसके अंदर लिखा है कि दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल, यानी कि वहाँ पर रहने के बाद, वहाँ पर जाने के बाद इन लोगों ने वहाँ के जो स्थानीय लोग, यानी कि जो पहले से वहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों के साथ शादी विवाह बना लिए हैं। एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंटली इन द मार्शल ट्रेडिशन, और उनकी जो संस्कृति है वो स्पष्ट रूप से एक मार्शल परंपरा है, यानी कि एक लड़ाकू परंपराओं में नज़र आती हैं। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, यानी कि जो उनके शादी ब्याह होते हैं और जो उनका जो धार्मिक जो संस्कार होते हैं, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, वे भी हिंदू धर्म की मुख्य धारा से अलग है, यानी कि उनका जो तौर तरीका वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर मेन स्ट्रीम का मतलब होता है मुख्य धारा। यहाँ पर इसका मीनिंग भी आपके सामने लिखा हुआ है। मेन स्ट्रीम आर ट्रेडिशन, यानी कि एक ऐसी परंपरा विच मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो, यानी कि जिसको ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, यानी कि एक परंपरा। आगे में लिखा है कि द थ्योरी ऑफ अर्बन ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडावूस, यानी कि यहाँ पर कैसे काले लंबे एक ब्लैक कोट के बारे में जो एक बेल्ट बांधी जाती है उसके बारे में जिक्र है। तो इसमें बताया गया है थ्योरी ऑफ अर्बन ओरिजिन, यानी कि अर्बन का जो उत्थान का जो एक सिद्धांत है वह एक सपोर्ट पाता है, यानी कि वह एक समर्थन पाता है, उसको समर्थन मिलता है। किस चीज़ से समर्थन मिलता है? फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, यानी कि एक लंबा ब्लैक कोट है, जैसे कि आपके इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि जो एक ब्लैक कोट है और उसके जो कमरबंद में जो एक बेल्ट के जैसा इसमें जो बंधा हुआ है, इसी के बारे में बातें हो गई है कि जो इसका लंबा और काले रंग का जो कोट है उसको एक सपोर्ट मिलती है, यानी कि उनके सिद्धांत की एक सपोर्ट मिलती है। फ्रॉम द लॉन्ग एंड ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट, यानी कि उसके साथ जो एक कपड़े की बेल्ट बनाई जाती थी जिसके ऊपर एक कसीदे की कारीगरी की जाती थी। कसीदे कारीगरी का मतलब है यानी कि उसके ऊपर एक अलग से डिज़ाइन बनाया जाता था जो कि एक बेल्ट की तरह उस कोट के ऊपर बांधा जाता था। वॉन बाय कोडावूस, जो कि कोडावूस के द्वारा पहना जाता था। नोन एज कोपिया, जो कि कोपिया के नाम से जाना जाता था, यानी कि उस कोट को जो कि वह पहना करते थे उसको कोपिया के नाम से जाना जाता था। इट रिसेंबल द कोफिया,
यह दिखने में बिल्कुल कोफिया के जैसे लगता था। कोफिया क्या चीज़ होती है आगे आप इसमें देखेंगे। कोफिया वॉर्न बाय द अर्बन एंड द कुर्द, जो कि कोफिया एक प्रकार की जो ड्रेस है बिल्कुल इसी के जैसी, जो कि अरब और कुर्द के द्वारा पहनी जाती थी, ये उसके जैसे लगता था। आगे इसमें लिखा है कि कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी जो कुर्गी के जो घर होते हैं उनमें मेहमान नवाजी की यानी कि अतिथि सत्कार की परंपरा है। एंड और दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नंबर्स ऑफ टेल्स ऑफ वॉलर, और वे उन लोगों की वीरता की कहानियों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा इच्छुक होते हैं। यहाँ पर टेल्स ऑफ वेलर है यानी कि वीरता की कहानियाँ। वे ऐसी कहानियाँ हैं जो कि रिलेट करते हैं उनके सन और फादर से, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर, जो कि उनके बच्चों की होती थी, उनके पिताओं की होती थी। तो उनके परिवारों में अतिथि सत्कार की परंपरा है, और साथ साथ जो वे अपने बच्चों से संबंधित और अपने पिताओं से संबंधित जो वीरता की जो कहानियाँ सुनाते हैं वे ज़रूरत से ज़्यादा उसमें इच्छा रखते हैं। दे आर मोर देन विलिंग, यानी कि वे ज़रूरत से ज़्यादा इच्छुक होते हैं उन कहानियों को सुनाने में। आगे इसमें लिखा है कि कोर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी कि कोर्गी के जो घर हैं उनमें एक परंपरा है। हैव अ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, ऑफ हॉस्पिटैलिटी यानी कि अतिथि सत्कार की। कोर्गी के घरों में अतिथि सत्कार की एक परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग, और वे ज़रूरत से ज़्यादा इच्छुक हैं। यहाँ पर मोर देन विलिंग का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा इच्छुक होना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा रखना, और वे ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा रखते हैं टू रिकाउंट नंबर्स टेल्स ऑफ वॉलर, यानी कि उन सारी कहानियों को जो कि वीरता से संबंधित है, यानी कि वीरता से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनका वर्णन करने में वो ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा रखते हैं। रिकाउंट यानी कि उनको बार बार सुनाने में बड़ी इच्छा रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा रखते हैं। वे ऐसी कहानी है जो कि रिलेट करती है, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर, जो कि उनके बच्चों से संबंधित हैं और जो उनके पिताओं से संबंधित है। वे स्पेशली वे कहानी जो कि युद्ध से संबंधित है। यहाँ पर इसका मीनिंग भी आपके सामने लिखा हुआ है कि टेल्स ऑफ वॉलर का मतलब है स्टोरीज ऑफ करेज, यानी कि साहस भरी वे कहानियाँ, एंड ब्रेवरी, साहस और बहादुरी की वे कहानियाँ, यूजुअली इन वॉर, जो कि आमतौर पर युद्ध से संबंधित होती हैं। वैसी कहानी को सुनाने में ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा रखते हैं। आगे इसके अंदर बताया है द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी में जो कोर्गी जो रेजिमेंट है, यानी कि इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट, एक प्लाटून उनके लिए तैयार की गई थी जिसको बोलते हैं कोर्ग रेजिमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा मेडल हासिल करने वाली, यानी कि सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाली, जिनकी सबसे ज़्यादा तारीफ की जाती है, उनमें से वो एक थी। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल, और जो भारतीय जो थल सेना यानी कि जो इंडियन आर्मी है, जो उसका पहला चीफ यानी कि सेनाध्यक्ष का जो जनरल था करियप्पा, जो कि करियप्पा था, वाज अ कोर्गी, वह भी एक कोर्गी था। इवन नाउ, और अभी भी, कोडावोस आर द ओनली पीपल, सिर्फ कोडावोस ही ऐसे व्यक्ति हैं इन इंडिया, पूरे भारत में सिर्फ कोडावोस ही ऐसे व्यक्ति हैं परमिटेड, जिनको आज्ञा मिली है, किस चीज़ की आज्ञा मिली है, टू कैरी फायर आर्म्स, यानी कि जिनको हथियार रखने की आज्ञा मिली है विदाउट ए लाइसेंस, बिना किसी लाइसेंस के, यानी कि कोडावोस ही ऐसे व्यक्ति हैं भारत में जिनको बिना लाइसेंस के हथियार रखने की आज्ञा मिली हुई है। आगे इसमें लिखा है कि द रिवर कावेरी, यानी कि जो कावेरी नदी है, ऑब्टेन्स इट्स वाटर, वो अपने पानी को प्राप्त करते हैं, यानी कि कावेरी नदी को अपना पानी मिलता है फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कोर्ग, कोर्ग के पहाड़ियों से और उसके जंगलों से कावेरी नदी को उसका पानी मिलता है। महासीर, महासीर नाम की एक मछली होती है जो कि साफ पानी में पाई जाती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, यानी कि एक बहुत ही बड़ी, एक साफ पानी में रहने वाली मछली, अबाउंड इन दीज वाटर्स, और इन पानी के अंदर यह भरपूर मात्रा में पाई जाती है। किंगफिशर्स डाई फॉर देयर कैच, और जो पक्षी है किंगफिशर, वह अपने शिकार के लिए उसमें पानी में डुबकी लगाता है। वाइल स्क्वायरल एंड लंगूर, जबकि गिलहरियाँ और लंगूर ड्रॉप पार्टिशली ईटन फ्रूट, आधे खाए हुए जो फल हैं उनको ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट का मतलब होता है वो आधे खाए हुए फल को नीचे गिरा देते हैं। फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग, यानी कि अपनी उस शरारत का एंजॉय लेने के लिए। द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन क्लियर वाटर, कि जब वो फल नीचे गिरते हैं तो वो पानी में गिरते एक एक छपाक, और एक छपाक के साथ में जो एक लहर ऊपर उठती है
उस शरारत का वो एंजॉय करने के लिए ऊपर से आधे खाए हुए फलों को नीचे पानी में गिरा देते हैं। इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, जो कि उस साफ पानी में वो नीचे आकर के गिरते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ, और हाथी भी खुद को नहलाए जाने पर बड़े खुश होते हैं, उनको भी बड़ा मज़ा आता है कि उनको नहलाया जाता है। एंड स्क्रब्ड, उनको रगड़ा जाता है, उनको यानी कि रगड़ रगड़ कर नहलाया जाता है। इन द रिवर, उस नदी में, बाय देयर माउथ, अपने अपने मावतों के द्वारा जब हाथी को रगड़ रगड़ कर नहलाया जाता है तो हाथी भी बड़ा इंजॉय करते हैं, उनको भी काफ़ी खुशी होती है। आगे इसमें लिखा है कि द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग वहाँ पर आराम करना पसंद करते हैं वे भी कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वे भी रूपांतरित हो जाते हैं। बिकम कन्वर्ट्स का मतलब रूपांतरित होना, यानी कि खुद को बदल लेना। टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, यानी कि वहाँ पर जो जीवन से भरे हुए यानी कि जीवंत जो साहसिक कार्य है उनको करने के लिए परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को वो बदल लेते हैं उन कार्यों को, साहसिक कार्य को करने के लिए। विद रिवर राफ्टिंग, यानी कि नदी में सपाट नाव को चलाने के कार्य को देखते हुए वो पूरे साहसिक हो जाते हैं। अब वो आराम करना पसंद नहीं करते, वो साहसिक कार्य करने में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग का मतलब होता है कि लकड़ी के लट्ठों को आपस में बांध करके एक सपाट नाव तैयार करना। कुनिंग करना, जो कि एक लंबी प्रकार की एक नाव होती है, उसको चलाने का साहसिक कार्य है। रैपलिंग, और साथ साथ रैपलिंग भी करना, जो कि ऐसा साहसिक कार्य है जो कि रस्सी के सहारे चट्टान से उतरते हैं, उसको रैपलिंग बोलते हैं, रैपलिंग करना। रॉक क्लाइंबिंग, और चट्टान पर चढ़ना। एंड माउंटेन बाइकिंग, और पहाड़ों के बीच में मोटरसाइकिल को चलाना। ये सारे जो साहसिक कार्य हैं उनको करने के लिए जो आराम करने वाले जो लोग हैं वो भी खुद को परिवर्तित कर देते हैं। आगे इसमें लिखा है कि न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, यानी कि अनेकों प्रकार के जो पगडंडियों पर पैदल चलने की जो यात्रा है इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में, आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, यानी कि पैदल चलने वालों के लिए बहुत ही पसंदीदा कार्य है। यहाँ पर ट्रेल्स का मतलब आपके सामने लिखा है कि पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, यानी कि वह एक ऐसा रास्ता जहाँ पर बार बार चलने से वह एक पगडंडी की तरह बन जाता है और उस पर हम बार बार चलते हैं। यानी कि ऐसे जो ट्रैकर्स आते हैं, ऐसे पैदल चलने वाले जो यात्री आते हैं तो उनको वहाँ पर पैदल यात्रा करना भी बहुत पसंद आता है। आगे इसमें लिखा है कि बर्ड्स, बी एंड बटरफ्लाई आर देयर टू गिव यू कंपनी, और जब आप उस वॉकिंग ट्रेल्स के ऊपर जाते हैं, यानी कि जब आप पगडंडियों पर पैदल जाते हैं तो वहाँ पर पक्षी, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ वहाँ पर बहुत सारी हैं जो कि आपके साथ साथ चलने में आपकी हेल्प करती हैं, यानी कि आपको एक साथ देती हैं। मैकेक, छोटी पूंछ वाले बंदर। मालाबार स्क्विरल, यानी कि वहाँ पर पाई जाने वाली कुछ गिलहरियाँ। लंगूर, लंबी पूंछ वाले बंदर। एंड सिलेंडर लॉरिस, और वहाँ भी एक प्रकार के ये भी एक बंदर होते हैं। कीप अ वॉचफुल आई, आप पर नज़र रखते हैं छिपके से, यानी कि छुप छुप कर वो आपको देखते हैं। फ्रॉम द ट्री कैनोपी, यानी कि पेड़ों के नीचे जो छत सी बनी रहती है उसमें से वो आपको झाँक करके आपके ऊपर नज़र रखते हैं, वो आपको देखते रहते हैं। यानी कि जब आप वहाँ पर ट्रेल्स पर वॉक करते हैं तो आसपास आपके पक्षियाँ, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, बहुत कुछ आपके आसपास रहता है। छोटे पूंछ वाले बंदर हैं, गिलहरी हैं, लंगूर है जो कि आपको देखते हैं। आगे इसमें लिखा है कि आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट, जो जंगली हाथी होते हैं मैं उनसे हमेशा हटकर चलने को प्राथमिकता देता हूँ, यानी कि मैं उनके रास्ते के बीच में नहीं आता। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, वहाँ की जो ब्रह्मगिरी हिल्स है उसकी चढ़ाई, यानी कि जब आप उस पर चढ़ते हैं तो उसकी चढ़ाई आपको लेकर के आ जाती है, ब्रिंग्स यू, आपको लेकर के आ जाते हैं इनटू द पेनोरेमिक व्यू, एक धरती का विशाल चौड़ा जो नज़ारा होता है उस नज़ारे के सामने आपको लेकर के आ जाती है। ऑफ द एंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ कोर्ग, कोर्ग की जो संपूर्ण धरती है, संपूर्ण कोहरेदार जो धरती है जहाँ पर कोहरा आपको नज़र आएगा, उसका पूरा नज़ारा आपको लेकर के आ जाती है, उसका पूरा नज़ारा आपको दिखाती है। यानी कि मतलब कहने का ये है कि जब आप उस ब्रह्मगिरी हिल पर चढ़ते हैं तो वहाँ से आपको पूरा नज़ारा, लंबा चौड़ा जो धरती का जो हिस्सा है जो कुर्ग में, वो पूरा आपको नज़र आता है और वहाँ पर थोड़ा थोड़ा कोहरा भी आपको दिखाई देता है। यहाँ पर मिस्टी लैंडस्केप होता है, कोहरेदार जो धरती का भूभाग है वो आपको नज़र आता है। अब वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, वहाँ के रस्सी से बने पुल को पैदल चल करके क्रॉस करना। लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड, वहाँ पर 64 एकड़ में फैले हुए एक द्वीप की ओर आपको लेकर के जाता है जो कि निसर्ग धाम का एरिया है।
रनिंग इनटू द बौद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, और भारत के सबसे विशाल जो तिब्बतन का उपनिवेश है, यानी कि जो वहाँ पर भारत के सबसे विशालतम तिब्बतन जो बौद्ध भिक्षुक वहाँ पर जो रहते हैं उनकी ओर जाना। एट नियर बाय बाइलाकुप्पी इज़ अ बोनस, जो कि बाइलाकुप्पी के समीप है, इज़ अ बोनस, और एक अलग सी ही बात है, यानी कि अलग से वहाँ पर एक खुशी आपको मिलती है। द मॉन्क इन रेड ऑकर एंड येलो रोब, वहाँ के जो बौद्ध भिक्षुक हैं वह लाल, गेरवा और पीले वस्त्र में आपको नज़र आते हैं, पीले पोशाकों में आपको नज़र आते हैं। और अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेस, इतने सारे सरप्राइजेस के बीच में वो भी एक सरप्राइज़ की बात है, दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, उन विजिटर्स के लिए, यानी कि उन पथिक के लिए जो कि भारत की अंतर आत्मा को खोजते हुए ढूंढते रहते हैं, तो उन सभी के लिए ये अनेकों आश्चर्य में से एक और भी आश्चर्य है कि वहाँ के जो बौद्ध भिक्षुक हैं वह लाल, गेरवा और पीले वस्त्र में आपको नज़र आते हैं। राइट हेयर इन कुर्ग, जो कि यहाँ पर सिर्फ आपको कुर्ग में ही नज़र आते हैं। अब आपके सामने इस फाइल फैक्ट के अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं जिसमें कि आपको बताया गया है कि वहाँ पर पहुँचे कैसे, कि अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो उसमें आपको 3 तरीके बताए गए हैं। बाय एयर, अगर आप एरोप्लेन से जाना चाहते हैं तो कैसे पहुँचेंगे। बाय ट्रेन, अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप कैसे पहुँचेंगे। कि अगर आप बस से पहुँचना चाहते हैं तो आप कैसे पहुँचेंगे। तो इसमें आपको बताया गया है कि मेडिकरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यानी कि मेडिकरी का जो जिला मुख्यालय इज़ द ओनली गेटवे टू कुर्ग, सिर्फ वही वो कुर्ग की तरफ जाने का एक रास्ता है, यानी कि वह एक मुख्य प्रवेश है, यानी कि वहाँ से ही आप कुर्ग की तरफ जा सकते हैं। द मिस्टी हिल्स, यानी कि वे पहाड़ियाँ जो कि कोहरे से ढकी हुई रहती है, जिनके ऊपर हमेशा कोहरा छाया हुआ रहता है। लस फॉरेस्ट, और घने जंगल। एंड द कॉफ़ी प्लांटेशन, और कॉफ़ी के जो पेड़ पौधे हैं। विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू, वे आपके ऊपर जादू सा कर देंगे। फाइंड ए रिजोर्ट, और रिजोर्ट को ढूंढना, यानी कि वहाँ पर कहीं रहने की जगह को ढूंढना। कॉफ़ी एस्टेट, और कॉफ़ी के जो संपदा, यानी कि जो कॉफ़ी का भूभाग है उसको ढूंढना। और स्टे इन ए होम, और वहाँ के किसी घर में रुकना। फॉर ए ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस, वह सचमुच एक कुर्गी का अनुभव देता है। तो आगे आपके सामने इसमें लिखा है कि अगर आप बाय एयर, यानी कि एरोप्लेन से जाना चाहते हैं, तो इसमें लिखा है कि द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर मैंगलोर, यानी कि मैंगलोर का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है जिसकी दूरी 135 किलोमीटर बताई गई है। और उसके बाद बेंगलोर है जिसकी दूरी 260 किलोमीटर बताई गई है। देर आर फ्लाइट्स, यहाँ पर फ्लाइट आपके लिए उपस्थित हैं, यानी कि फ़्लाइट आपके लिए अवेलेबल हैं। मैंगलोर फ्रॉम मुंबई, यानी कि मैंगलोर के लिए मुंबई से। एंड टू बेंगलोर फ्रॉम, और बेंगलोर के लिए जो कि अहमदाबाद से हैं, चेन्नई के लिए दिल्ली से है, गोवा से हैं, हैदराबाद से है, कोची से है, कोलकाता से है, मुंबई से है और पुणे से हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर अहमदाबाद से चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई और पुणे से जाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से मैंगलोर के या फिर बेंगलोर के हवाई अड्डे से आसानी से जा सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए फ़्लाइट्स उपस्थित मिलेगी, यानी कि आपके लिए फ़्लाइट अवेलेबल होंगी। आगे इसमें आपको बताया गया है कि अगर आप रेल से जाना चाहते हैं तो इसमें लिखा है कि द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, यानी कि जो सबसे नज़दीक का जो रेलवे स्टेशन है वह है मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। मैंगलोर एंड हसन में आपका मुख्य रेलवे स्टेशन मिल जाएगा जहाँ से आप आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप बाय रोड, यानी कि अगर आप किसी बस से जाना चाहते हैं तो इसमें लिखा है देर आर 2 रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर। बेंगलोर से कुर्ग जाने के लिए आपके 2 रास्ते हैं। बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम, दोनों ही रास्ते लगभग एक जैसे ही हैं, एक जैसी उनकी दूरी है। लगभग 10 किलोमीटर का आपको अंतर नज़र आएगा। द रूट वाया मैसूर, यानी कि मैसूर से होता हुआ जो रास्ता है इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वन, यानी कि ये ऐसा रास्ता है जो कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर लोग इसी रास्ते से जाते हैं। एंड द अदर रूट, और जो दूसरा रास्ता है वहाँ पर जाने का वो नीलामंगल कुनिगल से होता हुआ जाता है और साथ साथ वो चिन्नराया पटना से भी होकर के जाता है। तो आप इन रास्तों से भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश की जो बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लैट, उसके चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 को आज स्टडी किया, उसको समझने की कोशिश की, जिसका नाम है कुर्ग। यह है आपके कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है जो कि सदा हरा भरा रहता है और वहाँ पर कॉफ़ी की और मसालों की खेती की जाती है जो कि बहुत ही सुंदर है, जो कि गोलाकार हिल से भरा हुआ है और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी वहाँ पर रहते हैं जो कि आपको एक मनोहारिक दृश्य देते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको आज का चैप्टर बहुत पसंद आया होगा या आपको समझ में भी आएगा और साथ साथ आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी।
तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर विद ए न्यू पॉइंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।